2.1 परिचय। हम वक्ताओं के एक समूह के बीच सामान्य अनुभवों के आधार पर शब्दों को समझने से शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे ज्ञान अधिक तकनीकी होता जाता है, शब्दों को उनके गुणों के आधार पर परिभाषित किया जाता है और उदाहरण वैज्ञानिक शब्दावली के विकास को दर्शाते हैं। शब्दों के तकनीकी अर्थ को सामान्यतः अवधारणाओं के रूप में जाना जाता है। इन अवधारणाओं का उपयोग रिश्तों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे चिकित्सा परीक्षणों में विभिन्न माप जो सामान्य या रोग संबंधी स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान भी चीजों को मापने, बलों को समझने, समीकरण बनाने और प्रयोग करने के लिए इन अवधारणाओं पर निर्भर करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में, जहां प्रयोगों की सीमाएं होती हैं, तुलनात्मक पद्धति को प्रयोग के अप्रत्यक्ष रूप के रूप में नियोजित किया जाता है। समाजों और समूहों में मतभेद मानवीय कार्यों पर उनके प्रभाव को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी-कभी सार्वभौमिक स्पष्टीकरण लागू होते हैं, जबकि अन्य समय विशिष्टता और ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के विपरीत, सामाजिक विज्ञान ताज़ा अध्ययन करने के लिए इतिहास पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अवधारणाएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करके सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती हैं, जिनमें निरंतर संशोधन की आवश्यकता होती है। दुर्खीम और वेबर, साथ ही पार्सन्स और मेर्टन के उदाहरण प्रदान किए गए हैं। छात्रों को अपने स्वयं के अनुभवों और संबंधित पाठ इकाइयों के उदाहरणों के साथ अपनी समझ को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2.2 शब्द और भाषा। मनुष्य विचारों, भावनाओं और चिंताओं को व्यक्त करते समय कार्यों का वर्णन, विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। संचार शब्दों और वाक्यों के माध्यम से होता है। समुदाय के अन्य लोग इन शब्दों को समझते हैं, जिससे साझा अर्थ बनते हैं। भाषा एक सामाजिक रचना है जो परस्पर क्रिया को बढ़ावा देती है। पूर्वोत्तर भारत के नागा क्षेत्र में अलग अलग घाटियों में 9 वंशों के बारे में एक कहानी सामने आती है। उन्होंने अपनी स्थानीय बोली में एक आइटम साझा करने का प्रयास किया, लेकिन भ्रम पैदा हो गया। प्रत्येक ने एक पैकेट खोला जिसमें नमक था, जिसका वर्णन 9 अलग-अलग शब्दों में किया गया था। यह किसी विशिष्ट वस्तु का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द के महत्व को दर्शाता है। कुर्सी शब्द पर विचार करें, जो बैठे हुए फर्नीचर के टुकड़े को दर्शाता है। संसद में सदस्य बेंचों पर बैठते थे, सरकारी अधिकारी ट्रेजरी बेंच पर और विपक्षी सदस्य विपक्षी बेंच पर बैठते थे। अध्यक्ष के नाम से संबोधित व्यक्ति एक विशिष्ट पद पर होता था। इसी तरह अदालत में बेंच न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व करता है और वकील बार से संबंधित होते हैं, जो उनके अलगाव का प्रतीक है। क्रिकेट में अंपायरों के लिए सफेद कोट का उपयोग किया जाता है और सेना और पुलिस में विभिन्न रैंकों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड मौजूद हैं। वस्तुएं पदों से जुड़ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि भाषा किस प्रकार सामाजिक संरचनाओं को प्रतिबिंबित करती है। जब एक ही विचार को व्यक्त करने के लिए एक ही शब्द का बार बार उपयोग किया जाता है, तो यह लोगों को एक दूसरे के साथ साझा करने और संवाद करने में सक्षम बनाता है। यहाँ तक कि सिर हिलाने या सिर हिलाने जैसे इशारे भी हाँ या नहीं जैसे संदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में सिर को बाएं से दाएं घुमाने का मतलब हाँ है, जबकि उत्तरी भारत में इसका मतलब नहीं है। पश्चिमी संस्कृति में अंगूठा ऊपर जाने की तैयारी को इंगित करता है, लेकिन पारंपरिक भारतीय सेटिंग में यह अस्वीकृति का प्रतीक है। हिंदी में ठेंगा दिखा दिया कहने का मतलब है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। ये उदाहरण प्रभावी संचार के लिए शब्दों और संकेतों में साझा अर्थों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। बातचीत के लिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता के कारण मनुष्य जानवरों से अलग दिखता है। बॉक्स 2.1 साझा समझ।
यह सबसे अधिक सफलतापूर्वक तब प्राप्त होता है जब शब्दों का एक सुसंगत अर्थ होता है जिसे एक विशिष्ट समूह के भीतर सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि विवरण के लिए शब्दों का चयन एक मानवीय गतिविधि है, जहां चीजों को शब्दों की साझा समझ के माध्यम से समझाया जाता है। कुछ लेखक इसे व्यक्तियों के बीच एक अंतर्विषयक समझौते के रूप में संदर्भित करते हैं, जो चीजों में किसी भी वस्तुनिष्ठता को अस्वीकार करता है। वियना के दार्शनिकों और उनसे प्रभावित लोगों के दृष्टिकोण से वास्तविकता को एक सामाजिक निर्माण माना जाता है। कार्ल पॉपर और वालरस्टीन प्रसिद्ध विद्वान हैं, जो एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र से निकले हैं। उन्होंने दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस केंद्र से निकले कई विद्वान अंग्रेजी भाषी देशों में फैल गए और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। उनमें से कुछ, जो शास्त्रीय संगीत से भी प्रभावित थे, उसी तर्क का समर्थन करते रहे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जर्मन भाषा ऑस्ट्रिया और जर्मनी की विद्वतापूर्ण परंपराओं को जोड़ती है। 2.3 अवधारणाओं को समझना। जब वैज्ञानिक किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह एक विशिष्ट तकनीकी अर्थ ग्रहण कर लेता है और एक अवधारणा बन जाता है। उदाहरण के लिए, जीव विज्ञानी किसी इंसान का जिक्र करते समय होमोसैपियंस या बुद्धिमान व्यक्ति शब्द का उपयोग करते हैं। रोजमर्रा की भाषा में अगर कोई बीमार है तो लोग कह सकते हैं कि उसे बुखार है। जैसे जैसे वैज्ञानिक ज्ञान आगे बढ़ता है, बुखार की प्रकृति को निर्दिष्ट करने और शरीर के उन हिस्सों या कीड़ों की पहचान करने के लिए मलेरिया और इन्फ्लुएंजा जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो इसका कारण बनते हैं। यह विस्तृत विवरण हमें रोग की प्रकृति और कारणों को समझने की अनुमति देता है। अगले चरण में अक्सर गोलियों या इंजेक्शन के माध्यम से एक उपाय ढूंढना शामिल होता है। बुखार या बीमारी का उसके घटकों के संदर्भ में वर्णन करने और उनके व्यवहार को समझने से हमें चीजों के अंतर संबंध और चिकित्सा समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त रिश्तों को समझने में मदद मिलती है। रोग की प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए चिकित्सक विभिन्न मापों का उपयोग करते हैं, जैसे तापमान, रक्तचाप और मूत्र में रक्त शर्करा की मात्रा। इनमें से प्रत्येक माप का एक विशिष्ट अर्थ होता है, जिससे चिकित्सकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए परीक्षण करना संभव हो जाता है। इन मापों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द अवधारणाएं बन जाते हैं, जिन्हें तकनीशियनों द्वारा उसी तरह समझा जाता है। यह साझा समझ शरीर या एंटीबॉडी के सामान्य और रोगविज्ञानी वितरण की पहचान करने में सहायता करती है। इसके अलावा इन तत्वों के विशिष्ट संयोजनों को समझने से चिकित्सकों को बीमारी की प्रकृति और इलाज खोजने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल सबसे छोटे कण परमाणु की खोज के साथ रसायन विज्ञान एक मान्यता प्राप्त विज्ञान बन गया। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का 2 माना गया, जिससे परमाणु तालिका में व्यवस्थित 92 तत्वों के भार की गणना की गई। शोधकर्ताओं ने अपनी जांच को अस्थिर तत्वों तक बढ़ाया और 110 की गिनती तक पहुंच गए। यह देखा गया कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं में वजन में कोई कमी नहीं हुई, जिससे एक सैद्धांतिक बयान बनता है। परमाणु भार वैचारिक था और परीक्षणों या प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध अवधारणाओं के बीच संबंध ने सैद्धांतिक प्रस्ताव बनाए। सिद्धांत में अवधारणाओं और उनके अंतर्संबंधों के संदर्भ में व्यक्त निष्कर्षों की एक श्रृंखला शामिल होती है। सिद्धांत की प्रमुख विशेषता इसके निष्कर्षों की संरचना है, जो सामूहिक रूप से किसी विषय में सिद्धांत का निर्माण करती है। सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया में शामिल है I, सबसे छोटी इकाई और उसकी विशेषताओं की पहचान करना। 2, इन इकाइयों के बीच परस्पर क्रिया को समझना, जिससे विशिष्ट तरीकों से यौगिकों और परिसरों का निर्माण होता है।
3. अंतःक्रियाओं की प्रकृति और उनके परिणामों का वर्णन करने के लिए अवधारणाओं और उनके अंतर्संबंधों का उपयोग करके बयान देना। 4. बताए गए परिणामों को मान्य करने के लिए लगातार प्रयोग करना। यदि मतभेद उत्पन्न होते हैं तो उन्हें समझाना और तदनुसार कथनों को संशोधित करना। बॉक्स 2.2 वैचारिक अमूर्तन की सरलीकृत व्याख्या। आइए अमूर्तता की अवधारणा के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानें। जब हम किसी अवधारणा के बारे में बात करते हैं तो यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम भौतिक रूप से देखते हैं, इसके बजाय हम इसे समझते हैं। यह एक तरह से समझ के उच्च स्तर तक पहुंचने जैसा है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का नाम ले, जैसे सोमनाथ या अबुल कलाम, इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। लेकिन जब हम लोकसभा अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करने के लिए उन नामों का उपयोग करते हैं तो हम केवल उनके नामों का नहीं बल्कि उनकी भूमिकाओं या विशेषताओं का उल्लेख कर रहे होते हैं। तो अध्यक्ष या अध्यक्ष एक अमूर्त बन जाता है। यहाँ तक कि पुष्पा या शशि जैसे रोजमर्रा के नाम भी शिक्षक या छात्र जैसी व्यापक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। विशिष्ट नामों को अधिक सामान्य नामों में बदलकर अमूर्तता प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए सचिन और कैफ क्रिकेटर है और गुलाम अली संगीतकार है। अब आइए निम्नलिखित स्थानों को उनकी विशेषताओं में बदलने का प्रयास करें। दिल्ली, मुंबई और भोपाल। विकल्पों में से चुनें एक बंदरगाह शहर, एक राष्ट्रीय राजधानी या एक राज्य की राजधानी। यह अभ्यास हमें अमूर्तन की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। 2.4 समाजशास्त्र की सचित्र अवधारणाएं। आइए समाजशास्त्र में अक्सर उपयोग की जाने वाली कुछ अवधारणाओं का पता लगाएं। भाषा में हम एक वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द निर्दिष्ट करते हैं और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग शब्द निर्दिष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हम मनुष्यों को नर और मादा जैसे समूहों में वर्गीकृत करते हैं, जहां भाई और बहन एक ही पीढ़ी के होते हैं, जबकि पिता और पुत्र अलग अलग पीढ़ियों के होते हैं। यह माँ और आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं, और सास और एक दो जैसे रिश्तों पर भी लागू होता है। यह प्रक्रिया हमें दो व्यक्तियों के बीच संबंधों का वर्णन करने में मदद करती है। ऐसे रिश्तों को डायडिक, डी का अर्थ दो के साथ के रूप में जाना जाता है और दो व्यक्तियों की इकाई को डायड कहा जाता है। रैडक्लिफ ब्राउन, एक ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञानी, ने प्रस्तावित किया कि पहला सामाजिक संबंध प्रकृति में द्विपद है। किसी रिश्ते पर चर्चा करते समय हम अक्सर पूछते हैं कि क्या यह एक ही घटना तक सीमित है या क्या यह समय के साथ दोहराया जाता है। इसके अतिरिक्त हम पूछते हैं कि क्या रिश्ते में केवल दो व्यक्ति शामिल हैं या समान परिस्थितियों में कई लोग इसका हिस्सा है। उदाहरण के लिए छात्र शिक्षक संबंध दो व्यक्तियों के बीच होता है, लेकिन इसमें कई शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि छात्रों का शिक्षकों के साथ एक परिभाषित संबंध होगा। कुछ प्रमुख अवधारणाओं का परिचय। जब कोई छात्र शिक्षक से संबंधित होता है तो वे एक भूमिका निभाते हैं। यह भूमिका जब दोहराई जाती है तो एक पैटर्न बनाती है। नडेल एक भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। नडेल यह भी कहते हैं कि एक भूमिका कई व्यक्तियों द्वारा निभाई जा सकती है या एक व्यक्ति कई व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। व्यक्ति प्रतिदिन अनेक अंतर्संबंधों में प्रवेश करते हैं। एक परिवार में कोई किसी का भाई या बहन हो सकता है। वे पिता और माता दोनों से संबंधित पुत्र भी हो सकते हैं। 3 पीढ़ी के परिवार में वे दादा दादी से संबंधित पोते आदि हो सकते हैं। इस जटिलता का वर्णन या अवधारणा यह कहकर की जाती है कि एक व्यक्ति कई व्यक्तियों का प्रतीक है।
2.5 विचारों से सिद्ध अवधारणाओं तक प्राकृतिक विज्ञान। आइए अंकगणित और बीजगणित के बीच अंतर पर गौर करें। अंकगणित में हम प्रत्येक समस्या को अलग अलग हल करते हैं, चाहे वह 2 संख्याओं, 3 संख्याओं को जोड़ना हो, घटाना हो, जैसा कि अभ्यास 1, 2, 3 में है, या गुणा और भाग पर आगे बढ़ना हो। प्रत्येक समस्या का समाधान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। हालांकि बीजगणित में हमारे पास समस्याओं को हल करने का एक सूत्र या विधि होती है। उदाहरण के लिए, जब हम a+b को a+b से गुणा करते हैं, तो हम पहले सेट में a से शुरू करते हैं और ये परिणाम प्राप्त करते हैं a + ab a सुपरस्क्रिप्ट 2 प्लस अब। इसके बाद पहले सेट में b से शुरू करने और प्रत्येक अक्षर से गुणा करने पर हमें ba + bb या ba + b मिलता है। दोनों परिणामों को जोड़ने पर हमें सुपरस्क्रिप्ट 2 प्लस 2 अब प्लस b सुपरस्क्रिप्ट 2 प्राप्त होता है। तो सूत्र a + b सुपरस्क्रिप्ट 2 प्लस 2 अब प्लस b सुपरस्क्रिप्ट 2। इसी तरह हम अधिक परिणामों के लिए इसे a + b तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आइए पहले मामले पर कायम रहें, a + b सुपरस्क्रिप्ट 2 प्लस 2 अब प्लस b सुपरस्क्रिप्ट 2। यह सूत्र a और b के किसी भी मान के लिए लागू है। उदाहरण के लिए, यदि a 2 और b 3, तो हमारा परिणाम 2 + 2 2 3 + 3 4 + 12 + 9 25 होगा। हम a या b का मान बढ़ाते रह सकते हैं और फिर भी परिणाम जानने के लिए इस सूत्र का उपयोग करें। बीजगणित की सुंदरता यह है कि हमें प्रत्येक अभ्यास की अलग से गणना करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र हमें a और b के विभिन्न संयोजनों जैसे 4 और 5 या 7 और 9 इत्यादि का उत्तर देने में मदद करता है। यह बीजगणितीय दृष्टिकोण प्रत्येक गणना को व्यक्तिगत रूप से संभालने के लिए एक सिद्धांत या एक सामान्य विधि की खोज करने के समान है। एक ऐसी विधि खोजना जो एक प्रकार के कई मामलों पर लागू हो, एक सूत्र विकसित करने की दिशा में एक कदम है, कुछ हद तक एक प्रमेय की तरह। आइए अब प्रमेयों के एक सेट के बारे में बात करते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब हमने स्कूल में ज्यामिति का अध्ययन किया था। हमने बिंदुओं, रेखाओं, कोणों और त्रिभुजों के बारे में सीखा। उदाहरण के लिए, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उनका कुल योग सदैव 180 डिग्री होता है। यदि एक कोण 90 डिग्री है, तो अन्य 2 को किसी तरह शेष 90 डिग्री में जोड़ना होगा, जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री या 45 डिग्री और 45 डिग्री। बाद वाले मामले में त्रिभुज की 2 भुजाएं लंबाई में बराबर होंगी। यदि तीनों कोण 60 डिग्री के हों तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। यहाँ कोण की डिग्री और भुजा की लंबाई या आकार के बीच एक संबंध सुझाया गया है। हम त्रिभुजों और चतुर्भुजों का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, अंततः कुल 28 प्रमेयों को शामिल कर सकते हैं। इन प्रमेयों की परस्पर संबद्धता हमें व्यापक सिद्धांत, एक सर्वव्यापी सिद्धांत की ओर ले जाती है। हालिया उदाहरण में बिंदु, रेखा, सीधी रेखा और कोण जैसे शब्द अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके संबंध एक प्रमेय बनाते हैं और उनके बीच समग्र संबंध एक सिद्धांत बनाते हैं। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में हम ऐसी अवधारणाओं का सामना करते हैं जो परस्पर संबंधित है और मात्राओं में परस्पर जुड़ी हुई है, जो सिद्धांतों या कानूनों की ओर ले जाती है। आइए एक उदाहरण पर विचार करें जिसमें पेड़ से सेब गिरना एक सामान्य घटना है। न्यूटन ने सवाल किया कि सेब जमीन पर क्यों गिरा, जिससे गुरुत्वाकर्षण का उनका सिद्धांत सामने आया। यह सिद्धांत सिर्फ सेब से आगे तक फैला हुआ है। इसने बताया कि सभी वस्तुएं जमीन की ओर क्यों गिरती हैं। उदाहरण के लिए, यदि पृथ्वी गोल है तो दूसरी ओर के लोग गिर क्यों नहीं जाते? न्यूटन ने इसे संबोधित करते हुए बताया कि सभी चीजें पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती हैं,
जिससे सभी गिरावटों के लिए एक व्यापक स्पष्टीकरण मिलता है। न्यूटन की अंतर्दृष्टि ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को औपचारिक रूप दिया, भले ही पृथ्वी के निर्माण के बाद से वस्तुएं इसी तरह से गिर रही थी। यह उदाहरण सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है। संक्षेप में, एक सिद्धांत आवर्ती घटनाओं के लिए एक स्पष्टीकरण है और यह स्थान और समय दोनों में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। किसी सैद्धांतिक कथन की वैधता स्थापित करने के लिए उन शर्तों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है जिनके तहत यह सही होगा। यदि नए प्रयोग नई स्थितियां पैदा करते हैं जिन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, तो सिद्धांत बदल सकता है। सिद्धांत एक परिवर्तनशील विचार है। उदाहरण के लिए, यह सिद्धांत की परमाणु पदार्थ के अविभाज्य भाग है, परमाणुओं के विभाजित होने के बाद बदलना पड़ा। 92 से आगे के तत्वों की खोज का भी उल्लेख किया गया है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की दोबारा जांच की गई जब आइंस्टीन ने पाया कि गैर पदार्थ जैसे प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। विज्ञान अवैयक्तिक है क्योंकि इसके कानूनों और सिद्धांतों की सच्चाई किसी व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, चाहे वह राजा, प्रधानमंत्री, पुजारी या विद्वान हो। जब हम अवधारणाओं और सिद्धांत के बारे में मौजूदा ज्ञान के आधार पर कोई जांच करते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं और हम इसे अधिक सामान्य अनुप्रयोग के लिए एक उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं, तो इसे निगमनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम सिद्धांत से तथ्यों की ओर जाते हैं। जब हम तथ्यों से शुरू करते हैं और एक स्पष्टीकरण के साथ आते हैं, तो उस प्रक्रिया को प्रेरण कहा जाता है। आगमनात्मक और निगमनात्मक प्रक्रियाओं के बीच परस्पर क्रिया से वैज्ञानिक पद्धति बनती है। विज्ञान में निष्कर्ष केवल अस्थायी होते हैं और उनका लगातार परीक्षण और संशोधन किया जाता है। विज्ञान का शरीर परिवर्तनशील प्रस्तावों से बना है। कुछ लेखकों का मानना है कि वैज्ञानिक ज्ञान लगभग हर 10 साल में दोगुना हो जाता है और 50 वर्षों के बाद कुछ निष्कर्षों या सैद्धांतिक बयानों में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। 2.6 सामाजिक विज्ञान के करीब पहुंचना डर्कहेम, वेबर और उससे आगे। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान में उपयोग की जाने वाली विधियों को अपना सकता है। इस विषय पर अलग से चर्चा की आवश्यकता है। कॉम्टे, दुर्खीम और रैडक्लिफ ब्राउन ने सकारात्मक उत्तर दिया, जबकि एक इतिहासकार डिल्थी ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। वेबर ने बीच का रास्ता अपनाने का प्रयास किया। स्पष्टीकरण की प्रणालियां स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिन्हें भव्य सिद्धांत कहा जाता है, जो कई पूछताछ या मामलों में प्रयोज्यता का दावा करते हैं। मार्क्सवाद और पार्सन्स की प्रणालियां इसी श्रेणी में आती है। इसके अतिरिक्त अनुभवजन्य स्तर के विवरण भी हैं, तथ्य एकत्र किए गए और स्पष्ट स्पष्टीकरण के बिना तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए। हालांकि ये अपने आप में सिद्धांत नहीं है, सिद्धांतों को उचित विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आत्महत्या दरों पर दुर्खीम का अध्ययन और उनकी विविधताओं की उनकी व्याख्या मौजूदा डेटा से सिद्धांत निर्माण का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रदान करती है। उनकी पद्धति को समझना महत्वपूर्ण है। दुर्खीम ने शुरू में इस शब्द को स्पष्ट किया और 3 या 4 प्रकार की आत्महत्याओं और उनकी विशेषताओं की पहचान की। प्रत्येक प्रकार के लिए उन्होंने विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में उनके वितरण के आधार पर आधिकारिक रिकॉर्ड से मौजूदा डेटा को सावधानीपूर्वक वर्गीकृत किया। इस वर्गीकरण के लिए लेखक की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा की आवश्यकता थी। सामाजिक तथ्यों पर डेटा के संबंध में प्रत्येक प्रकार की आत्महत्या दर का विश्लेषण किया गया और तुलना की गई। दुर्खीम ने प्रत्येक प्रकार के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया। समाज के भीतर एकीकरण, एकजुटता की डिग्री में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आत्महत्या का एक व्यापक सिद्धांत तैयार किया गया था।
आइए फिर से देखें कि मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत कैसे विकसित किए। हम दो प्रमुख शब्दों से शुरू करते हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक और पूंजीवाद, जिन्हें मौजूदा साहित्य की समीक्षा के बाद सावधानीपूर्वक परिभाषित किया गया था। इन शब्दों के लिए आदर्श प्रकार स्थापित किए गए। हमने ऐसे मामलों की पहचान की जहां दोनों शर्तें मौजूद थी और ऐसे मामले जहां वे नहीं थे। ऐतिहासिक तुलनाएं की गईं और प्रत्येक धार्मिक समूह में प्रचलित शिक्षा के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। कुछ क्षेत्रों में पूंजीवाद के उदय और प्रोटेस्टेंट प्रभुत्व के बीच संबंध की पुष्टि करते हुए एक निष्कर्ष निकाला गया। यह अंतर्संबंध क्यों मौजूद है, इसकी जांच की गई। इस मामले की व्याख्या सभ्यताओं के सामान्य इतिहास से संबंधित थी। हमने इस बात पर गहराई से गौर किया कि यह घटना व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ से कैसे जुड़ती है। इस तरह के अभूतपूर्व अध्ययन समय के साथ संबंधित क्षेत्रों और मुख्य अनुशासन में विद्वानों को आकर्षित करते रहते हैं। सिद्धांतों के कुछ पहलुओं पर बाद के अध्ययनों में अक्सर अधिक ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, आत्महत्या पर दुर्खिमियन अध्ययन का मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया। उन्होंने अन्य कारकों के अलावा संभावित स्पष्टीकरण के रूप में सुरक्षा की भावना के नुकसान पर पुनर्विचार किया। रामोमिक आत्महत्या इन अध्ययनों में पहचाना गया एक प्रकार कुछ लेखकों द्वारा आधुनिक समाजों के विश्लेषण के लिए केंद्रीय माना गया था। उन्होंने इस अवधारणा को एकजुटता से अलग कर दिया, अधिक मनोवैज्ञानिक चर पेश किए, जबकि मेर्टन ने नियंत्रण के रूप में सामाजिक घटक को बनाए रखा। बाद के सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस अवधारणा में वैकल्पिक प्रासंगिकता पाई, कुछ संशोधनों के साथ अपने समय के मुद्दों पर एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। मैक्स वेबर। आइए मैक्स वेबर के बारे में बात करते हैं। उन्होंने प्रोटेस्टेंट नैतिकता के बारे में लिखा और इसने कैथोलिक, हिंदू, शिंटो और कन्फ्यूशियस धर्मों पर चर्चा करने वाले लेखकों की प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। यह नकार का निषेध जैसा है। मार्क्सवादी विद्वानों ने वेबर द्वारा बताए गए सांस्कृतिक कारकों के बजाय संरचनात्मक कारकों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि एशिया में उद्यमिता पर बातचीत ने सांस्कृतिक संदर्भ में वेबर के साथ बहस को जीवित रखा। भारत में उद्यमिता के अध्ययन पर एक लेख में मारियो रूटन ने स्थिति का सार प्रस्तुत किया है और दो प्रमुख दृष्टिकोणों के बीच अधिक बातचीत का आह्वान किया है। 2003, 1319 से 41। वेबर बनाम मार्क्स के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। कुछ लोग इन्हें पूरक के रूप में देखते हैं। वेबर के अन्य संस्करण नृवंश पद्धति और घटना विज्ञान के विचारों में दिखाई देते हैं, जहां अभिनेता के परिप्रेक्ष्य को प्राथमिकता दी जाती है। मार्क्सवाद में सबाल्टर्न और राजनीतिक प्रभुत्व के अन्य रूपों के अनुभवजन्य अध्ययन पर ध्यान बढ़ रहा है। शास्त्रीय लेखक जो अपने समय में सामाजिक तथ्यों, धाराओं और कार्यों को देखते थे, उन्हें अब नए समाजों या हमारे समकालीन काल में मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। यह गतिशीलता शास्त्रीय लेखकों की अवधारणाओं और सिद्धांतों को आधुनिक स्थितियों से जोड़ने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पार्सन्स और मेर्टन। कैलकॉट पार्सन्स 20वीं सदी के लेखकों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, विशेष रूप से मानवीय कार्यों और अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्थानों और पैटर्न रखरखाव के साथ उनके संबंध के बारे में हमारी समझ को आकार देने के लिए। इस कार्य में अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों का योगदान शामिल था, जो सभी क्रिया के व्यापक सिद्धांत में एकीकृत थे। जैसे जैसे पार्सन्स परिपक्व हुए, उन्होंने अर्थव्यवस्था, राजनीति, परिवार और चिकित्सा सहित व्यवसायों की जांच की और उन्हें उपप्रणालियों के रूप में देखा। सम्मानित सहयोगियों के साथ सहयोग करते हुए उन्होंने अमेरिकी समाज की विशिष्टताओं का पता लगाया। जब मरणोपरांत योगदान सहित पूरे जीवन काल में लेखकों के महत्व पर चर्चा की जाती है,
तो अकादमिक प्रयासों की निरंतरता के बारे में प्रश्न उठते हैं। आलोचक कभी कभी युवा और परिपक्व लेखक के बीच अंतर देखते हैं, यह देखते हुए कि पहला अधिक सामान्य होता है जबकि दूसरा अधिक विशिष्ट हो जाता है। यह विरोधाभास मार्क्स के विश्लेषण की याद दिलाता है, जहां 1848 अधिक सामान्य दार्शनिक पांडुलिपियों और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और उसके बाद की अवधि में अधिक विशिष्ट पूंजी के बीच एक विभाजन रेखा के रूप में कार्य करता है। पार्सन्स की इसी तरह की जांच से पता चलता है कि पहला चरण टुवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन 1936 और कुछ हद तक सोशल सिस्टम के प्रकाशन से चिह्नित है। समाज के सिद्धांत। बाद में विशिष्ट विचार लोकप्रिय हो गए और चर्चा अमेरिकी समाज में वास्तविक जीवन की स्थिति से अधिक जुड़ गई। एक अलग अनुभाग में हमने बताया कि कैसे पार्सन्स ने भारतीय विद्वता को प्रभावित किया। कुछ आलोचकों ने पार्सन्स के बारे में इस तरह बात की जैसे कि वह अपने विचारों को व्यक्त करने और परिणामों को संयोजित करने के लिए बहुत सी अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए दोषी थे। इससे समर्थकों की तुलना में आलोचक अधिक हो गए। हालांकि उनके छात्रों और सहकर्मियों के बीच हमें समाज के विभिन्न पहलुओं पर अधिक विस्तृत अध्ययन मिलता है। मेर्टन उन गंभीर छात्रों में से एक थे जिन्होंने एक समय में विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वास्तविक जीवन के अध्ययन और व्यापक सिद्धांतों को मिलाकर एक नया दृष्टिकोण आजमाया। हैरी एम जॉनसन ने इस संपूर्ण दृष्टिकोण के लाभों को समाजशास्त्र नामक पुस्तक में बताया, जिसका हिंदी में अनुवाद योगेश अटल ने किया था, जिन्होंने मेर्टन के साथ एक सेमेस्टर बिताया था। अन्य लेखकों ने परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर अध्ययन किया। मेर्टन भव्य सिद्धांत और शुद्ध विवरण के बीच स्थित मध्यम श्रेणी के सिद्धांत शब्द को पेश करने के लिए महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि इस स्तर पर सिद्धांत क्षेत्र अध्ययन सहित आगे के शोध के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। उन्होंने आधुनिक समाजों के अध्ययन के लिए उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए शास्त्रीय व्याख्याओं को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया और पुरानी अवधारणाओं को संशोधित करके उन्हें प्रासंगिक और गतिशील बनाया। कार्य की अवधारणा के लिए उन्होंने 3 श्रेणियों की पहचान की: कार्य, शिथिलता और गैरकार्य, और उनके बीच परिणामों के संतुलन की तलाश की। उन्होंने कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से समझने की क्षमता वाली जानकारी इकट्ठा करने के लिए अवलोकन के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया। वैचारिक रूप से उन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र का विश्लेषण और तुलना करने पर नए सिरे से विचार किया और प्रकृति के स्तर पर उन्होंने महानगरीय और स्थानीय प्रेस पर विचार किया। उन्होंने एनोमी के सामाजिक पहलुओं की व्याख्या की, जो समाज के स्वीकृत लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए खुले साधनों के उपयोग के बीच संघर्ष है। उन्होंने जांच के विभिन्न चरणों में विकसित मध्य श्रेणी सिद्धांत के उदाहरण के रूप में भूमिका सेट और संदर्भ समूह के सिद्धांत पर भी चर्चा की। मेर्टन के योगदान में वित्तीय एजेंसियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संबोधित करना और सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना के व्यापक ढांचे में व्याख्यात्मक शक्ति के साथ अवधारणाओं को विकसित करना शामिल था। सामाजिक समस्याओं पर एक खंड की प्रस्तावना में उन्होंने सामाजिक समस्याओं और समाजशास्त्रीय समस्याओं के बीच अंतर किया, जिसे एमएस ने दोहराया। गोर ने भारतीय संदर्भ में अपनी प्रस्तुतियों और विचार विमर्श में एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और प्रमुख जाति के माध्यम से भारतीय समाज की अनूठी विशेषताओं की संकल्पना करने का प्रयास किया। एड्रियन सी मेयर ने एक्शन सेट के रूप में विशिष्ट स्थितियों के लिए अर्धसमूहों, आधेकथित समूहों की जांच करके मध्य प्रदेश के देवास शहर में नगरपालिका चुनावों का अध्ययन करना फायदेमंद पाया। भारत में समाजशास्त्र भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में पश्चिम में लोकप्रिय अवधारणाओं की सीमाओं पर जोर दे रहा है। उदाहरणों में छोटा समुदाय और किसान समाज शामिल है। 2.7 निष्कर्ष। निष्कर्षतः शब्द और विचार मन की उपज है।
जब लोग इन शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ साझा करते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी और शैक्षणिक सेटिंग्स दोनों में संचार होता है। विज्ञान की प्रगति ने व्याकरण और तर्क में सुधार के साथ साथ अर्थों को और अधिक सटीक बना दिया है। प्राकृतिक विज्ञान अवधारणाओं को प्रयोगों से जोड़ता है और निकाले गए निष्कर्ष विभिन्न अवधारणाओं और उनके संयोजनों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विज्ञान या मानविकी की तुलना में विज्ञान तेजी से विकसित और विस्तारित हो रहा है। विचारों का इतिहास उत्तरार्ध के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरानी संरचनाएं और सिद्धांत वर्तमान समस्याओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि परिशोधन जारी है। अध्याय संरचना और कार्य जैसे शब्दों के विकास पर प्रकाश डालता है। विशेष रूप से डर्कहेम और वेबर द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों और दृष्टिकोणों के साथ साथ मिल्टन द्वारा मध्य श्रेणी के सिद्धांतों के विकास पर चर्चा की गई है। यह पार्सन्स के भव्य सिद्धांतों के विपरीत है। पूरी इकाई में हमने संक्षेप में बताया कि ये शब्द और अवधारणाएं कैसे विकसित हुई। छात्रों को विशिष्ट इकाई में प्रदान की गई संबंधित सामग्री का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मेर्टन ने अवलोकन के लिए प्रोटोकॉल और सैद्धांतिक या संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य से प्रश्नों के अध्ययन के लिए प्रतिमान भी पेश किए। आगामी पाठ प्रतिमानों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालेगा। चिंतन और कार्रवाई 2.1 अनुभाग 2.5 पढ़े और अपना स्पष्टीकरण, व्याख्या और टिप्पणी दे। धारा 2.5 गणितीय अवधारणाओं का एक व्यावहारिक अन्वेषण प्रदान करता है, जो अंकगणित से बीजगणित की ओर बढ़ता है और ज्यामिति में प्रमेयों के विकास के साथ समानताएं खींचता है। इसके बाद यह इस सादृश्य को प्राकृतिक विज्ञानों तक विस्तारित करता है, विशेष रूप से भौतिकी और रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवधारणाओं की भूमिका, उनके अंतर संबंधों और सिद्धांतों या कानूनों के निर्माण पर जोर देता है। यह पाठ वैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रकृति, उनकी पुनरुत्पादकता, अवैयक्तिकता और वैज्ञानिक पद्धति में आगमनात्मक और निगमनात्मक प्रक्रियाओं के बीच परस्पर क्रिया पर भी प्रकाश डालता है। बीजगणित से अंकगणित। यह अनुच्छेद अंकगणित और बीजगणित के बीच अंतर पर प्रकाश डालने से शुरू होता है। अंकगणित में प्रत्येक समस्या को व्यक्तिगत रूप से चरण दर चरण हल किया जाता है, जबकि बीजगणित में समस्याओं की एक श्रृंखला को हल करने के लिए एक सूत्र या विधि का उपयोग किया जाता है। अभिव्यक्ति के विस्तार की सादृश्यता a+b(2) का उपयोग व्यक्तिगत अभ्यासों को हल करने से लेकर विभिन्न मामलों पर लागू एक सामान्य विधि की खोज में बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। सूत्र a+b(2) a2+2 ab+b2 एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है, जिसे a और b के विभिन्न मानों पर लागू किया जा सकता है, जो प्रत्येक मामले को अलग से हल करने की तुलना में अधिक कुशल और सामान्यीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक सामान्य विधि की खोज की इस प्रक्रिया की तुलना गणित में प्रमेयों के निर्माण से की जाती है। ज्यामिति और प्रमेय। इसके बाद यह अनुच्छेद ज्यामिति में परिवर्तित हो जाता है और स्कूल के दिनों की याद दिलाता है, जब छात्र बिंदुओं, रेखाओं, कोणों और त्रिकोणों के बारे में सीखते थे। 180 डिग्री के बराबर त्रिभुज में कोणों के योग का उदाहरण प्रमेयों की अवधारणा को पेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में प्रमेय विभिन्न तत्वों, जैसे त्रिभुजों में कोण और भुजाओं की लंबाई के बीच स्थापित सिद्धांत या संबंध है। ज्यामिति में प्रमेयों की परस्पर जुड़ी प्रकृति की तुलना सामान्य रूप से सिद्धांत के विकास से की जाती है। जैसा कि परिच्छेद में कहा गया है, व्यक्तिगत प्रमेयों से सर्वव्यापी सिद्धांत की ओर प्रगति घटनाओं के व्यापक सेट को समझने और समझाने में एक कदम आगे बढ़ने का प्रतीक है। प्राकृतिक विज्ञान और सिद्धांत निर्माण। फिर चर्चा प्राकृतिक विज्ञान, विशेषकर भौतिकी और रसायन विज्ञान पर केंद्रित हो जाती है। इन विज्ञानों में अवधारणाओं को विचारों को व्यक्त करने वाले शब्दों के रूप में पेश किया जाता है और उनके अंतर संबंध, जब मात्राओं में व्यक्त किए जाते हैं,
तो सिद्धांतों या कानूनों की ओर ले जाते हैं। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उदाहरण दिया गया है। न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखा और सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ। अंततः गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को तैयार किया, जिसने न केवल सेब के गिरने बल्कि पृथ्वी के केंद्र की ओर वस्तुओं के गिरने की सामान्य घटना की व्याख्या की। यह उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सिद्धांत आवर्ती घटनाओं की व्याख्या है जो अंतरिक्ष और समय में सार्वभौमिक रूप से मौजूद है। वैज्ञानिक सिद्धांतों की विशेषताएं। यह परिच्छेद वैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से वैध स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं और जिन स्थितियों के तहत सैद्धांतिक कथन सत्य हैं, उन्हें निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सिद्धांत पुनरीक्षण योग्य प्रस्ताव है, जो नए प्रयोगात्मक निष्कर्षों या अंतर्दृष्टि के आधार पर संशोधन के अधीन है। पाठ ऐसे उदाहरण प्रदान करता है जैसे परमाणु के विभाजन के बाद परमाणु सिद्धांत का संशोधन और आइंस्टीन की खोज के साथ गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर पुनर्विचार की प्रकाश की तरह गैर पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। विज्ञान की अवैयक्तिकता। विज्ञान की अवैयक्तिकता पर जोर दिया गया है, यह दावा करते हुए कि वैज्ञानिक कानूनों और सिद्धांतों का सत्य मूल्य व्यक्तियों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वे राजा, प्रधानमंत्री, पुजारी या विद्वान हो। यह वैज्ञानिक ज्ञान के उद्देश्य और सार्वभौमिक प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या राय से परे है। निगमनात्मक और आगमनात्मक प्रक्रियाएं। यह परिच्छेद वैज्ञानिक जांच में निगमनात्मक और आगमनात्मक दृष्टिकोण का परिचय देता है। निगमनात्मक दृष्टिकोण में सिद्धांत से तथ्यों की ओर बढ़ना, मौजूदा ज्ञान के अधिक सामान्य अनुप्रयोग को दर्शाना शामिल है। दूसरी ओर एक आगमनात्मक दृष्टिकोण तथ्यों से शुरू होता है और एक स्पष्टीकरण पर पहुंचने का लक्ष्य रखता है। इन प्रक्रियाओं के बीच परस्पर क्रिया विज्ञान या विज्ञान की पद्धति का निर्माण करती है। इन प्रक्रियाओं से प्राप्त निष्कर्ष अनंतिम है और निरंतर परीक्षण और संशोधन के अधीन है। वैज्ञानिक ज्ञान की गतिशील प्रकृति। यह अनुच्छेद यह कहते हुए समाप्त होता है कि विज्ञान गतिशील है। कुछ लेखकों का सुझाव है कि वैज्ञानिक ज्ञान हर 10 साल में दोगुना हो जाता है। इस गतिशील विकास का तात्पर्य है कि वैज्ञानिक समझ की विकसित प्रकृति पर जोर देते हुए निष्कर्ष या सैद्धांतिक बयानों को एक निश्चित अवधि के बाद संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।